शुरू करें। नमस्कार। जैसा कि आपको पता है, पिछले वर्ष 2 अक्टूबर तो गांधी आश्रम भितिहरवा पश्चिम चंपारण से जन सुराज अभियान के तहत हम लोगों ने जो पदयात्रा शुरू की है उसके करीब 15.5 महीने हो गए हैं। 2 जनवरी को 16 महीना हो जाएगा। इन 15.5 महीनों में हम लोग पश्चिम चंपारण से चल के पूर्वी चंपारण, शिवहर, भोपाल, सिवान, छपरा, वैशाली, समस्तीपुर, मुजफ्फरपुर, सीतामढ़ी, मधुबनी होते हुए दरभंगा में पहुंचे। दरभंगा में मैं पिछले 25 दिनों से हूँ। अभी 5-7 दिन और यहाँ दरभंगा में रहेंगे। 3 जनवरी को यहाँ से मैं बेगूसराय जाऊंगा। पदयात्रा के दौरान जो हमने अपनी आंख से देखा, लोगों से बात किया, जो अनुभव हुआ, उस पर एक संक्षिप्त ब्यौरा आपको दूंगा। पदयात्रा के उद्देश्य के बारे में भी बताएंगे और उसके बाद जो आपके सवाल होंगे वो आपसे सवाल भी लेंगे। पदयात्रा के 3 मूल उद्देश्य जो हैं, वो पहला उद्देश्य ये है कि मेरी अपनी जो 15-20 साल की समझ रही है उसके आधार पर बिहार का अध्ययन करके हमने पाया कि बिहार की सबसे बड़ी समस्या ये है कि यहाँ के लोग जिन समस्याओं से, जिन परेशानी, बदहाली से जूझ रहे हैं, उन पर वो वोट नहीं करते। तो 5 बरस आप शिक्षा की बात करते हैं, भ्रष्टाचार की बात करते हैं, सड़क नाली गली की बात करते हैं, लेकिन वोट यहाँ मूलतः लोग 4 वजहों से पिछले 30-35 साल से दे रहे हैं। पहली वजह है जाति। लोग जाति के आधार पर बड़ी संख्या में वोट करते हैं, लेकिन ये भी सच्चाई नहीं है कि बिहार में हर आदमी जाति पर ही वोट कर रहा है। क्योंकि अगर बिहार में हर व्यक्ति जाति पर ही वोट करता तो माननीय मोदी जी को तो कोई वोट ही नहीं मिलता, या जो मुसलमान समाज के लोग लालू जी को वोट करते हैं वो भी जाति पर वोट नहीं करते हैं। तो पहला एक बड़ा वर्ग जरूर है जो जाति पर वोट करता है, लेकिन एक बहुत बड़ा दूसरा वर्ग है जो जाति के बजाय धर्म के आधार पर या राष्ट्रवाद के नाम पर भाजपा को वोट करता है। तीसरा एक बहुत बड़ा वर्ग है जो लालू जी के डर से भाजपा को वोट करता है। और चौथा जो मुसलमानों का एक तबका है जो भाजपा के डर से लालू जी को वोट करता है। तो अगर आप बिहार के वोटिंग पैटर्न को देखेंगे तो इन्हीं 4 वजहों से करीब 2/3 से ज्यादा लोग वोट करते हैं। जाति के नाम पर, धर्म के नाम पर, या लालू जी के डर से भाजपा को, भाजपा के डर से लालू जी को। तो लोगों को जाकर, पदयात्रा का जो पहला उद्देश्य इसी से जुड़ा हुआ है कि लोगों को जाकर ये बताया जाए कि अगर आपको अपनी जिंदगी, अपने बच्चों की जिंदगी सुधारनी है तो आपको कहीं न कहीं अपने बच्चों के लिए, अपने बच्चों के भविष्य के लिए वोट करना होगा। दूसरा पदयात्रा का उद्देश्य ये है कि बिहार में लोग बताते हैं कि हमारे पास विकल्प नहीं है। तो विकल्प के अभाव में गलत दल और नेता को वोट न करना पड़े, इसलिए एक नया दल और नया विकल्प बनाया जाए। फर्क सिर्फ इतना है कि वो दल प्रशांत किशोर या कोई व्यक्ति, कोई परिवार, कोई जाति विशेष न बनाए, उसको बिहार के सारे लोग मिलकर बनाए। पदयात्रा से पहले मैंने बिहार में एक अध्ययन कराया, सर्वे कराया, तो उसमें पता चला कि 50% से ज्यादा, आधे से ज्यादा बिहार के लोग ऐसा मानते हैं कि बिहार में एक नए दल और एक नए विकल्प की जरूरत है। इसका मतलब ये जरूरी नहीं है कि हर आदमी जनसुराज चाहता है या प्रशांत किशोर को चाहता है, लेकिन आधे से ज्यादा बिहार के लोग ऐसा मानते हैं कि बिहार में एक नए दल और विकल्प की जरूरत है, तभी बिहार में सुधार हो सकता है। तो पदयात्रा का दूसरा उद्देश्य है कि बिहार में लोगों की मदद से एक नया दल और विकल्प बनाया जाए ताकि यहाँ के मतदाताओं को मजबूरी में किसी गलत दल और नेता को वोट न करना पड़े। पदयात्रा का तीसरा उद्देश्य ये है, अगर लोगों के बात समझ में आ जाए, लोग सही लोगों का चुनाव कर भी दे, तो भी बिहार का विकास तब तक संभव नहीं है जब तक बिहार के विकास के लिए जमीनी हकीकत को समझकर एक सोची समझी रणनीति न हो, योजना न हो। तो इस पदयात्रा के दौरान पूरे 8,500 पंचायतों के विकास के अगले 10 साल की योजना बनाना इसका एक उद्देश्य है। हर पंचायत की स्थिति को समझकर, वहां की परेशानियों को समझकर अगले 10 साल में उस पंचायत को कैसे विकसित बनाया जा सकता है, वो योजना भी हम लोग पदयात्रा के दौरान बनाते हैं। पंचायत को कैसे विकसित किया जाए, उसमें सारी समस्याओं के साथ साथ 3 मूल बातें हम लोग जिसका उपाय निकाल रहे हैं।
पहला कि हर पंचायत में यहाँ के बच्चों के पढ़ने के लिए अच्छी व्यवस्था कैसी बनाई जाए। दूसरा, बेरोजगारी और पलायन जो बिहार की सबसे बड़ी समस्या है, उससे निपटने के लिए हर पंचायत में 800 से 1200 नए रोजगार के अवसर कैसे पैदा किए जाएं। और तीसरा, बिहार में जो खेती है, जो कमाने वाली नहीं खाने वाली खेती है, उसको कमाई का जरिया कैसे बनाया जाए। तो जब पदयात्रा खत्म होगी तो आपको 8,500 पंचायतों का वो योजना बनाकर हम लोग जारी करेंगे। आप ये देख पाएंगे कि आपके जिले के, आपके प्रखंड के किस पंचायत के लिए विकास की कौन सी योजना जन सुराज के तहत बनाई गई है। ये 3 उद्देश्य को लेकर पदयात्रा हम लोगों ने शुरू की। और जो हमने देखा, अभी जो मेरा अनुभव है, मैं अभी उस पर अपनी एक टिप्पणी दे रहा हूँ। मेरी समझ से बिहार में अभी तक जो मैंने देखा, सबसे बड़ी समस्या बेरोजगारी और पलायन है। अब आप ये कह सकते हैं कि बेरोजगारी और पलायन यहाँ बड़ी समस्या है, इसके लिए पदयात्रा की क्या जरूरत है, ये तो सबको मालूम है। लेकिन पदयात्रा के दौरान इन समस्याओं का, बेरोजगारी और पलायन की विकरालता देखने को मिली। इसके सामाजिक आर्थिक पहलुओं की समझ बनी। जैसे आप पलायन को लेकर हम लोग ऐसा समझते हैं कि बिहार से बहुत बड़ी संख्या में गरीब परिवार के लोग बाहर मजदूरी करने के लिए रोजगार की तलाश में जाते हैं, जबकि सच्चाई ये है कि पलायन एक ऐसी समस्या है जिससे गरीब और अमीर हर परिवार प्रभावित है। फर्क इतना ही है कि गरीब घरों के लोग मजदूरी और रोजगार के लिए पलायन कर रहे हैं और आर्थिक तौर पर समृद्ध परिवार के लोग पढ़ाई और नौकरी के लिए बाहर जा रहे हैं। लेकिन पलायन कर सब रहा है। गांव की स्थिति ये है, 4-4,500 गांव में अभी तक हम पैदल गए हैं, जहां पर बाढ़ नहीं आता है वहां पर भी उन गांव से 40 से 50% युवा या तो पढ़ाई के लिए या रोजगार के लिए बाहर है। जहां पर जिन गांव पंचायत में बाढ़ का डर है या बाढ़ की संभावना है, वहां 70 से 80% युवा बाहर ही है। गांव में यहाँ पर आपको बच्चे मिलते हैं, महिलाएं मिलती हैं, बूढ़े मिलते हैं, नौजवानों की संख्या बहुत कम है। जो लोग बाहर जा रहे हैं मजदूरी करने, औसतन वो 12,000 से 15,000 रुपया महीना कमाते हैं और वो घर पर 6,000 से 8,000 रुपया प्रति महीना भेज पा रहे हैं। तो ये जो लोग कहते हैं कि कई लोगों को, हम लोग को लगता है कि लोग बिहार में काम नहीं करते हैं, बाहर जाते हैं शौकिया, ऐसी बात नहीं है। लोग ये ज्यादातर, ये आर्थिक जो नंबर है ये बता रहा है कि ज्यादातर लोग जो बाहर गए हैं वो मजबूरी में अपने परिवार का पेट भरण पोषण के लिए ही बाहर गए हैं। यही हाल बेरोजगारी का है। बेरोजगारी सिर्फ यहाँ बिना पढ़े लिखे या गरीब परिवारों का मुद्दा नहीं है। जो यहाँ समृद्ध परिवार हैं, उनके लिए भी अपने बच्चों के रोजगार की चिंता उतनी ही है जितना गरीब घर के परिवार को है। गरीब परिवारों में तो फिर भी एक कहीं न कहीं उनके दिमाग में है कि हमारा बच्चा जाकर बाहर मजदूरी करेगा। बेरोजगारी पढ़े लिखे और समृद्ध परिवारों के लिए ज्यादा बड़ा मुद्दा है। गांव में जब हम लोग चलते हैं, जिसके पास 10, 15, 20 बीघा जमीन है, वो लोग भी अपने बच्चों के रोजगार के लिए 15-20 हजार रुपए की नौकरी के लिए भी लोग हाथ जोड़ने को तैयार है। भैया किसी तरह कोई 15,000 का नौकरी लगवा देते, क्योंकि उसके पास 15-20 बीघा जमीन है लेकिन उससे उसको आमदनी नहीं है। तो बेरोजगारी और पलायन यहाँ सर्वस्पर्शी सबसे बड़ा मुद्दा अभी तक 16 महीने में हमें दिखा। दूसरा जो सबसे बड़ा परेशानी दिखी वो है शिक्षा व्यवस्था का पूरी तरीके से ध्वस्त हो जाना। बिहार में शिक्षा व्यवस्था बहुत अच्छी कभी नहीं रही है। मैं स्वयं बिहार के सरकारी विद्यालय से पढ़ा हूँ और हम लोगों ने देखा है कि यहाँ किस तरह की पढ़ाई की व्यवस्था रही है। लेकिन आज से 20-25 साल पहले हर जिले में, प्रखंड में 1-2 सरकारी विद्यालय ऐसे जरूर थे जहाँ पढ़कर आप जीवन में आगे बढ़ सकते थे। अभी 20-25 बरस से समता मूलक शिक्षा नीति के नाम पर जो व्यवस्था बनाई गई है, इसमें कुछ भी नहीं बचा है। नतीजा कई लोगों को लगता है कि हाँ, जो शिक्षा व्यवस्था खराब है उसकी 2 वजह लोग गिनाते हैं। एक कि यहाँ शिक्षकों की गुणवत्ता अच्छी नहीं है, दूसरा कई लोग बताते हैं कि खिचड़ी बट रहा है इसलिए पढ़ाई नहीं है। दोनों वजह सही वजह नहीं है। अगर खिचड़ी बांटने से बच्चों की पढ़ाई खराब होती तो 8वीं क्लास से ऊपर के स्कूल में, तो विद्यालय में खिचड़ी नहीं बांटा जा रहा है, वहां पर पढ़ाई क्यों नहीं हो रहा है?
अगर सिर्फ शिक्षकों की गुणवत्ता या नियोजित शिक्षकों की वजह से शिक्षा व्यवस्था खराब होती तो स्कूल में तो नियोजित शिक्षक हैं, यहाँ पर सीएम साइंस कॉलेज में क्यों नहीं पढ़ाई हो रहा है, पटना साइंस कॉलेज में पढ़ाई क्यों नहीं हो रहा है, वहां तो नियोजित शिक्षक नहीं है। इसलिए अगर आप शिक्षा व्यवस्था की स्थिति को समझना चाहते हैं तो उसको गहराई से समझिए। बिहार में शिक्षा व्यवस्था के खराब होने की जो मूल वजह है वो है समाज और सरकार दोनों की नजर में शिक्षा पर जो प्राथमिकता शिक्षा को लेकर होनी चाहिए वो है ही नहीं। सिर्फ सरकार ही दोषी नहीं है, यहाँ रहने वाले लोगों की नजर भी ऐसी हो गई है, उनकी समझ भी ऐसी हो गई है कि पढ़ लिख कर होगा क्या, पढ़ाई लिखाई करने के बाद भी नौकरी नहीं मिल रहा है तो चलिए मजदूरी ही कर लीजिए, सरकार की तो प्राथमिकता में है नहीं। हुआ यह है कि समता मूलक शिक्षा नीति बनाने के नाम पर पूरे बिहार में विद्यालयों के भवन बना दिए गए। नतीजा ये हुआ कि जहाँ भवन है वहाँ शिक्षक नहीं है, जहाँ शिक्षक है वहाँ भवन नहीं है, जहाँ दोनों है वहाँ बच्चे नहीं है, जहाँ तीनों है वहाँ पढ़ाई नहीं है। यहाँ पूरी तरीके से पूरी जो शिक्षा व्यवस्था है सरकार के लिए भी और समाज के लिए, मैं बार बार इस बात को दोहरा रहा हूँ, सिर्फ सरकार के लिए नहीं, लोगों के लिए भी यहाँ की जो शिक्षा व्यवस्था है, विद्यालय जो है वो खिचड़ी, पोशाक और पैसा बांटने का सेंटर है और जो कॉलेज है वो डिग्री बांटने का सेंटर है। न सरकार पढ़ाना चाहती है न समाज में जो लोग हैं वो पढ़ना चाहते हैं। यही वजह है कि बिहार में शिक्षा व्यवस्था पूरी तरीके से ध्वस्त है। तीसरी जो सबसे बड़ी समस्या है वो है खेती किसानी से जुड़े हुए जो लोग हैं उनकी परेशानी। 15-16 महीने में जो गांव में हम लोग सुन रहे हैं कि भैया पहले जो बिहार में खेती किसानी लोग करते थे, 2-4-5 वर्ष आप खेती कीजिएगा, कुछ पैसा बचाइएगा तो आप शायद 1-2 कट्ठा जमीन खरीदते थे। आज किसानों की स्थिति बिहार में ये है कि अगर आपके घर में कोई नौकरी नहीं करता है, बिजनेस व्यापार नहीं है, सिर्फ खेती करने वाले लोग ऐसे हैं, अगर आपके घर में बेटी की ब्याह का शादी हो जाए, कोई बीमार पड़ जाए तो किसान को 1-2 कट्ठा जमीन बेचे बगैर उपाय नहीं है। इसकी मूल वजह जो हम लोग को अभी तक समझ में आई है, बिहार में किसानों की बदहाली के 3 कारण है। पहला, यहाँ भूमि सुधार का लागू न होना, ये आप अपने जानकारी के लिए रखिए। बिहार देश के बड़े राज्यों में शायद एकमात्र ऐसा राज्य है जहाँ आजादी के बाद भूमि सुधार को लेकर कोई प्रयास नहीं किया गया। नतीजा ये हुआ है कि करीब करीब 1/3 जमीन का मालिकाना हक डिस्प्यूटेड है। लोगों को पता ही नहीं है कि वो जमीन का मालिक है कौन। पहले मालिक पेपर पर कोई और है, जमीन जोत कोई और रहा है और पूरा मामला जो है जो आप सुनते हैं, इसका एक उदाहरण की दाखिल खारिज में 10,000-12,000 रुपया घूस लगता है। उसकी वजह यह है कि बिहार में भूमि सुधार का काम आज तक नहीं किया गया। दूसरा, किसानों की बदहाली का कारण है यहाँ पर सिंचाई जल प्रबंधन की व्यवस्था ठीक न होना। जब भी हम लोग पानी की बात करते हैं तो दरभंगा भी जो जिला है, यहाँ बाढ़ की बहुत बात होती है। बिहार में 50% कृषि योग्य जमीन बाढ़ से प्रभावित है, यहाँ बाढ़ आ सकती है। ये बात तो हम लोग जानते हैं, इसकी चर्चा भी खूब होती है, लेकिन बाकी का जो 50% जमीन है वहां पर ज्यादा समस्या है। जो बाकी का 50% जमीन है जहां बाढ़ नहीं आता है, उसमें आधी से ज्यादा जमीन ऐसी है जो कि सूखे से प्रभावित है या जल जमाव से प्रभावित है, या जो नेपाल से लगते हुए एरिया है वहां नदियों के कटाव का मामला भी बहुत बड़ा है। तो यहाँ पर कुल अगर 100 एकड़ जमीन है तो उसमें 25 एकड़ से कम जमीन ही ऐसी है जहाँ पर 2 फसल की खेती हो रही है। बिहार में जो खेती का इंटेंसिटी, एग्रीकल्चर इंटेंसिटी एक आंकड़ा होता है, आप में से ज्यादातर लोग नहीं जानते होंगे, वो बिहार में है 1.4। मतलब अगर 2 हो तो उसका मतलब है कि 1 एकड़ में 2 बार खेती होती है। बिहार में पूरे बिहार का कृषि एग्रीकल्चर इंटेंसिटी है 1.4, दरभंगा में कृषि इंटेंसिटी है 1.1। मतलब यहाँ जितनी जमीन है करीब करीब 100% जमीन, करीब करीब 90% जमीन ऐसी है जिसमें सिर्फ एक ही फसल होता है। ये आपकी जानकारी के लिए बता दें, क्योंकि कई बार सरकार कहती है कि यहाँ एक जमीन में 2 बार फसल होता है, 3 बार फसल होता है।
दरभंगा में 90% कृषि योग्य जमीन में एक ही फसल होता है, चाहे वो बाढ़ की वजह से हो, सूखे की वजह से हो या जल जमाव की वजह से हो। तो भूमि सुधार और जल प्रबंधन के बाद जो तीसरी बड़ी समस्या है जिसकी वजह से किसान यहाँ बदहाल है, वो है यहाँ के किसानों के फसल का दाम का न मिलना। एक आर्थिक सर्वेक्षण के अनुमान के हिसाब से बिहार में सब परेशानियों के बावजूद जो लोग फसल पैदा करते हैं, उनका उचित दाम न मिलने की वजह से हर साल, इसको याद रखिए, हर साल बिहार के किसानों का करीब करीब 20,000 करोड़ रुपए का नुकसान हो रहा है। आप उदाहरण के तौर पर देख लीजिए, अभी धान का कटाई हुआ है, धान का आधिकारिक मूल्य है 21,500 रुपया। दरभंगा में, मधुबनी में जब मैं पैदल चला हूँ, ज्यादातर लोग बता रहे हैं कि वो धान बेचे हैं 1500, 1600, 1700 में। तो ये जो नुकसान है पूरे राज्य के स्तर पर अगर इसको देखेंगे तो ये आर्थिक सर्वेक्षण बता रहा है कि हर साल नुकसान है 20,000 करोड़ रुपए का। ये तीन वजह जो है, भूमि सुधार का लागू न होना, जल प्रबंधन की व्यवस्था नहीं होना और फसलों के दाम नहीं मिलना, इसकी वजह से यहाँ के किसानों को हर साल 20,000 करोड़ का नुकसान हो रहा है। बेरोजगारी, पलायन, शिक्षा और कृषि के बाद ये तीन सबसे बड़ी समस्या जो बिहार के हर जिले में हर वर्ग के लिए है। इसके बाद चार जो केंद्र सरकार की बड़ी योजनाएं हैं, उसकी जमीनी हकीकत जो हम लोगों ने देखी वो मैं आपको बताना चाहता हूं। केंद्र सरकार की सबसे बड़ी योजना है प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना, जिसमें लाभार्थियों को 5 किलो अनाज हर महीने मिलना है। अभी तक करीब करीब आधा बिहार घूमने के बाद मैं आपको विश्वास से कैमरे पर कह रहा हूं कि बिहार में लाभार्थियों को 5 किलो नहीं 4 किलो अनाज ही हर महीने मिल रहा है। और ये जो 1 किलो अनाज जो 20% है, ये चोरी कहाँ हो, ये कहाँ जा रहा है? ये जो हर महीने अनाज आता है, इसमें 35 से 40 रुपए प्रति क्विंटल की दर से जनप्रतिनिधि और अफसर जो पैसा ले रहे हैं, उसकी वजह से ये 20% अनाज लोगों को नहीं मिल रहा है। इसमें महत्वपूर्ण बात ये है, ये जो 35 से 40 रुपया प्रति क्विंटल की चोरी हो रही है, इसमें ज्यादातर जगहों पर वहां के विधायक भी 6 रुपए से 8 रुपए प्रति क्विंटल के हिसाब से अपना हिस्सा ले रहे हैं। दूसरी केंद्र सरकार की बड़ी योजना है आवास योजना, जिसको आजकल प्रधानमंत्री आवास योजना कहते हैं, पहले इंदिरा आवास योजना लोग कहते थे। अभी तक जितने जगह हम लोग गए हैं, ज्यादातर जगहों पर प्रधानमंत्री आवास योजना के लाभार्थी बहुत मिला ही नहीं है। जो है वो इंदिरा आवास के पहले के लाभार्थी हैं। लेकिन अभी जो योजना है जिसमें लाभार्थियों को 1,40,000 रुपया मिलना है 3 किस्त में, जिनको भी इसका लाभ 2-4 लोगों को मिल रहा है, उनको 25,000 से 40,000 रुपया तक घूस देना है, तभी उनको आवास योजना का लाभ मिलेगा। जिन पंचायतों में मुखिया या जनप्रतिनिधि लोगों से पैसा नहीं ले रहे हैं, वहां पर भी 20 से 25,000 रुपया तो आपको प्रधानमंत्री आवास योजना में देना ही देना है। अधिकारी अपना पैसा लेगा ही लेगा। जहां मुखिया जनप्रतिनिधि पैसा ले रहे हैं, वहां पर 35 से 40,000 रुपया तक लोगों को देना पड़ रहा है। और इसकी पूरी एक व्यवस्था बनी हुई है, आप लोगों को जानकारी होगी। नाम लिखने के लिए 1,000 रुपया, आपके घर के साथ फोटो खींच के भेजने के लिए 2,000 रुपया, पहले किस्त में 11,000 रुपया, वो पूरा एक व्यवस्था बना हुआ है। तीसरी जो केंद्र सरकार की बड़ी योजना है वो है स्वच्छ भारत अभियान के तहत शौचालय की योजना। तो अभी दरभंगा का भी मैं आपको बता दूं, और पीछे जो मैं घूम कर आ रहा हूं, बिहार के ज्यादातर गांव में खुले में शौच यहाँ के जीवन की आज भी सच्चाई है, और दरभंगा उससे अछूता नहीं है। कहीं पर शौचालय उस तरह से नहीं, जितना ओडीएफ सर्टिफिकेट दिया गया है ज्यादातर ये फेक है। हुआ ये है कि हर शौचालय के नाम पर वहाँ यहाँ के अधिकारियों ने 2,000 रुपए प्रति शौचालय पैसा लाभार्थियों से लिया, और एक ही शौचालय के नाम पर फोटो लगाकर 10-10, 15-15, 20-20 शौचालयों का पैसा निकाल लिया गया है। और जब ओडीएफ का सर्टिफिकेट बनाना हुआ तो अधिकारी और जनप्रतिनिधि दोनों ने मिलकर जाली ओडीएफ सर्टिफिकेट जारी कर दिया। चौथी जो बड़ी योजना केंद्र सरकार की है वो है मनरेगा की। जब मैं पैदल चलना शुरू किया तो मेरा अनुमान था कि बिहार में इतनी बेरोजगारी गरीबी है
बहुत बड़ी संख्या में हमको मनरेगा का काम होता हुआ यहाँ दिखेगा। अभी तक 15.5 महीना में मुझे मनरेगा का कोई सक्रिय काम होता हुआ नहीं दिखा है। लोग ये जरूर बताते हैं चलते हुए कि भैया ये पेड़ लगाया गया है मनरेगा में, या मिट्टी भरा गया है मनरेगा में, या पंचायत आंगनबाड़ी सेंटर बनाया गया है मनरेगा के मजदूरों की मदद से। लेकिन मैं दोहरा देता हूँ, अभी तक मनरेगा का कोई सक्रिय काम हमको देखने को कहीं नहीं मिला। जब मैंने इसको आंकड़ों में देखा तो वहां पर भी ये दिख रहा है, पिछले वित्तीय वर्ष में बिहार सरकार का मनरेगा में यूटिलाइजेशन है 39%। मतलब अगर 100 रुपया हम लोग दिल्ली से मनरेगा के लिए ला सकते थे तो 60 रुपया तो हम लोग लेकर ही नहीं आए। ये विशेष राज्य की दर्जा की मांग करने वाले लोगों के मुंह पर चमाता है। आप कह रहे हैं कि हमको विशेष राज्य का दर्जा चाहिए। मनरेगा में जो 100 रुपया आप दिल्ली से ला सकते थे उसमें 60 रुपया तो आप लेकर ही नहीं आए, और जो 40 रुपया आया उसमें मनरेगा में पीसी का दर लोग बताते हैं 40 से 50%। मतलब जो 40 रुपया आया उसमें 25% भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गया। तो 100 रुपया में मिला जुला के 15-20 रुपया ही लोगों तक नीचे पहुंचा है। 4 केंद्र सरकार की योजनाओं के बाद 5 राज्य सरकार की जो बड़ी योजना है उसकी जमीनी हकीकत में बताना चाहता हूं। 7 निश्चय के तहत एक बहुत बड़ी घोषणा 2015 में की गई थी यहाँ के बेरोजगार युवाओं के लिए, जिसमें 18 से 35 साल के हर बेरोजगार युवक को हर महीने 1000 रुपया मिलने की बात बताई गई थी। 2015 में ये अनुमान किया गया था कि करीब 12,000 करोड़ रुपया अगर हर साल खर्च किया जाए तो बिहार में रहने वाले हर युवक को, 18 से 35 साल के उस युवक को जिसके पास रोजगार नहीं है, कम से कम 1000 रुपया उसको हर महीना मिलने लगेगा, ताकि उसको मजबूरी में पलायन नहीं करना पड़े। आज तक इस योजना को शुरू ही नहीं किया गया। हमारे अभी तक 16 महीने में हमको इसका कोई लाभार्थी नहीं मिला। कोई पत्रकार बंधु ने इस पर कोई सवाल नहीं पूछा। दूसरी जो बड़ी योजना थी राज्य सरकार की वो है स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड की। 2014-15 में बिहार में मैंने एक अध्ययन कराया था जिसमें पता चला कि 1/3 बिहार के परिवार, करीब 1.25 करोड़ परिवार ऐसे हैं जो अपने बच्चों को 12वीं के आगे आर्थिक स्थिति की वजह से नहीं पढ़ा सकते। इसलिए स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड की योजना शुरू की गई थी कि अगर 12वीं के बाद बच्चे पढ़ना चाहते हैं तो सरकारी गारंटी पर उनको बैंक से पैसा मिलेगा। जब तक वो पढ़ाई पूरी करे, नौकरी हासिल करे, तब तक बैंक से वो पैसा मिलता रहे, ताकि लोग जब नौकरी मिल जाए उसके बाद उस पैसे को वापस कर सके। कुल 1,25,00,000 परिवार के बच्चों को इसका लाभ मिलना चाहिए था। बिहार सरकार का अपना आंकड़ा बता रहा है कि कुल जमा 9 लाख लोगों को इसका अभी तक लाभ मिला है, और इस योजना को भी धीरे धीरे ठंडे बस्ते में डाल दिया गया है। तीसरी बड़ी योजना जिसकी आप लोग खूब चर्चा करते हैं वो है नल जल योजना। 2015 में सिर्फ 3% बिहार के घरों में पानी की सुविधा, पेयजल की सुविधा नल या चापाकल से थी। सिर्फ 3% घरों में पानी की सुविधा थी। ये अनुमान किया गया कि अगर 25,000 करोड़ रुपया 5 वर्ष में खर्च किया जाए तो बिहार में करीब 100% घरों में नल से पानी पहुंचाया जाएगा। योजना शुरू हुई, सरकार ने पैसा खर्च भी किया, लेकिन तकनीकी और आर्थिक जो गलतियां उसमें हुई उसका नतीजा ये है कि सरकार का दावा है कि 2/3 से ज्यादा घरों में नल से पानी पहुंच गया है। जमीनी हकीकत ये है कि 2/3 से ज्यादा घरों में नल का पानी नहीं पहुंचा है, या पहुंचा तो चलकर बंद हो गया। तीसरी जो यहाँ और एक जो बड़ी योजना थी, जो 7 निश्चय की सबसे बड़ी योजना थी, वो है नाली गली के पक्कीकरण की योजना। 2015 में यह अनुमान किया गया था कि अगर 5 वर्ष में 80,000 करोड़ रुपया, ये योजना है 80,000 करोड़ की, 80,000 करोड़ रुपया अगर खर्च किया जाए तो बिहार के हर घर से निकलने वाले नाली को का पक्कीकरण किया जाएगा। उस नाली को लाकर एक गांव में बड़े नाले से जोड़ा जाएगा, ताकि बड़े नाले के जरिए गांव के पानी को बाहर निकाला जा सके। अभी तक किसी भी घर के नाली के पक्कीकरण की बात मुझे दिखी नहीं है।
गांव में सड़क के किनारे बड़े बेतरतीब तरीके से बनाए हुए नाले जरूर दिखते हैं, जो दिखाता है कि योजना के नाम पर पैसा तो निकाला गया, लेकिन ये नालों को ना घरों के नालियों से जोड़ा गया, न इन नालों से पानी बाहर निकालने की व्यवस्था की गई। नतीजा ये हुआ है कि ज्यादातर ये नाले कूड़ेदान में परिवर्तित हो गए हैं, उस पर लोग भैंस बांध रहे हैं, गोबर पात रहे हैं, उससे पानी नहीं निकल रहा है। ये 4 जो बड़ी योजना है राज्य सरकार की, इसके अलावा 3 क्षेत्र जहां लोगों को रोजगार काम धंधा मिल रहा है। ये जो मुझे दिखा यहाँ पर, शराब का अवैध कारोबार, बालू का अवैध कारोबार, और जो अनाज को पैसे में कन्वर्ट करने का एक नया माफिया बिहार में शुरू हो गया है, जिसकी चर्चा अभी कम हो रही है, लेकिन ये प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना में जो 1 किलो अनाज कम मिल रहा है, इसको पैसे में कन्वर्ट करके फिर उसी अनाज को वापस लाने के लिए भी हर जिले में एक माफिया हो गया है। हर गांव में हम लोग ये देख रहे हैं 5 से 10 बच्चे अवैध शराब के कारोबार से जुड़े हुए हैं। रास्ते में चलते हुए अगर 10 हम लोग को ट्रक या ट्रॉली दिखती है, तो उसमें 2-3 ट्रक या ट्रॉली ऐसा है जो अवैध बालू का कारोबार कर रहा है, बालू की ढुलाई कर रहा है। उसी तरीके से ये अनाज जो है, क्योंकि अफसर और जनप्रतिनिधि तो पैसा ले रहे हैं, जो अनाज आता है उसको गोडाउन से या दूसरे जगहों से उठाकर पैसे में कन्वर्ट करने के लिए भी हर जगह सैकड़ों लोगों का एक माफिया बना हुआ है। हर जिले में कोई 1-2 आदमी उसको कंट्रोल करता है, जो इस अनाज को उठाता है और उसको पैसे में कन्वर्ट करके अफसरों और जनप्रतिनिधियों तक पहुंचाता है, और फिर इसी अनाज को रिसाइकिल करके उसी सिस्टम में डालता है। तो ये 3 क्षेत्र दिखे मुझे जहां बड़ी संख्या में बिहार के युवक रोजगार कह लीजिए या इंगेजमेंट कह लीजिए, जो इसमें जुड़े हुए हैं। 3 शब्द जो सबसे ज्यादा सुने गए वो है अफसरशाही, भ्रष्टाचार और पीसी। अफसरशाही से परेशान जनता, गांव देहात में लोग ये बता रहे हैं कि भैया जिस तरह बिहार ने पहले अपराधियों का जंगल राज देखा है, आज जो नीतीश बाबू की सरकार है ये कमोवेश अधिकारियों का जंगल राज है। आप चाहे पत्रकार हैं, जनप्रतिनिधि हैं, सामान्य जनता हैं, गरीब हैं, अमीर हैं, अफसर जो चाहेगा वही होगा। अफसरशाही बहुत है, ये बात आपको हर आदमी बताता है। दूसरा, सरकारी विभागों में फैला हुआ भ्रष्टाचार, चाहे आपको दाखिल खारिज कराना है, राशन कार्ड बनाना है, जन्म मृत्यु प्रमाण पत्र बनाना है, पासपोर्ट वेरिफिकेशन करना है, कोई ऐसा सरकारी विभाग नहीं है पंचायत में, ब्लॉक में, अनुमंडल जिला में, जहां बिना पैसा दिए हुए आप काम करा सके। और तीसरा जो शब्द है वो है पीसी। सरकारी योजना चाहे केंद्र सरकार की हो या राज्य सरकार की, हर योजना में 20% से 50% की दर से पीसी का काटा जाना और उसका जनप्रतिनिधियों और अफसरों में बराबर बंटवारा होना, उसकी भी व्यवस्था बिहार में बहुत व्यवस्थित तरीके से लोगों ने उसकी व्यवस्था कर ली है। 2 क्षेत्र जहां सुधार दिखा वो है बिजली और सड़क। निश्चित तौर पर बिहार में बिजली हर गांव में, हर टोले में पहुंच गई है, इसमें कहीं कोई दो मत नहीं है। जहां पर भी हम लोग गए वहां ये दिखा, लोग बता रहे हैं कि घर घर बिजली आ गई है। लेकिन बिजली को लेकर जो लोगों की समस्या है वो है कि बिजली के, लोगों की नजर में बिजली का जो बिल आ रहा है वो गलत आ रहा है या बहुत ज्यादा आ रहा है। लोग रास्ते में बताते हैं कि भैया 5,000 का बिल आ गया, 10,000 का, कई लोग 50-60 हजार, 1 लाख 1.5 लाख का भी बिल दिखा रहे हैं। एक बार बिल अगर आपका गलत आ गया तो जो लोग बता रहे हैं कि या तो आप लोग अदालत का चक्कर लगाइए या DCLR का ऑफिस घूमते रहिए, आपका कनेक्शन कट जाएगा, फिर कोई उपाय नहीं है। दूसरा, कुछ क्षेत्रों में स्मार्ट मीटर के रिचार्ज को लेकर भी लोगों ने बहुत तकलीफ बताई है कि लोग इतने गरीब हैं, उनके पास पैसा नहीं है, एक बार स्मार्ट मीटर खत्म हो गया तो रिचार्ज नहीं कराने की वजह से लोगों को अंधेरे में रहना पड़ रहा है। सड़क को लेकर निश्चित तौर पर नेशनल और स्टेट हाईवे में सुधार हुआ है और वो सुधार दिख रहा है, लोग बता भी रहे हैं। लेकिन जो ग्रामीण सड़क है, चाहे वो पंचायती राज की सड़क हो, ग्रामीण कार्य REO की सड़क हो, प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री संपर्क योजना की सड़क हो, उन सड़कों की स्थिति लोग जो बता रहे हैं, जो हम रास्ते में देख रहे हैं, कमोबेश वही है जो लालू जी के जमाने में होती थी। सड़कों में भी रख रखाव के अभाव में
या बहुत ज्यादा भ्रष्टाचार की वजह से ग्रामीण सड़कों की स्थिति भी बिहार में वही हो गई है जो पहले थी। एक क्राइम को लेकर मैं आपको बता दूं, अंतिम बात हमारी ओर से, जब मैंने चलना शुरू किया था तो उसके 3 महीने पहले महागठबंधन की सरकार बनी थी। तो ज्यादातर लोग रास्ते में बताते थे कि भैया महागठबंधन का सरकार बना है, राजद वाले आए हैं, देखिए कानून व्यवस्था बिगड़ेगा, क्या होगा। लोगों के मन में एक डर था। लेकिन मैं 25 साल के जनवरी फरवरी से जब मैं सिवान से आगे बढ़ा हूँ तो ये डर अब यथार्थ में परिवर्तित होता दिख रहा है। लोग आकर डेली बताते हैं यहाँ मुखिया की हत्या हो गई, यहाँ लूट हो गया, यहाँ अपहरण हो गया। तो धीरे धीरे वो क्राइम जो है वो वापस आ रहा है और बड़ी तादाद में लोगों के मन में ये जो डर था वो कहीं न कहीं चरितार्थ होता, सच्चाई बनता दिख रहा है। पिछले साल का जो क्राइम का डाटा है यहाँ का बिहार का, नेशनल क्राइम ब्यूरो के स्टैटिस्टिक्स के हिसाब से पिछले साल 2022 में 21 के मुकाबले करीब करीब 24% ज्यादा क्राइम हुए अक्रॉस ऑल कैटेगरी। 24% में 1/4 से ज्यादा क्राइम बढ़ा है। इस साल का भी आंकड़ा अभी आएगा तो भी आपको बताएंगे। मोटे तौर पर मेरा अभी तक का ये अनुभव रहा है, जनरली लोगों में एक उदासीनता या सरकार के प्रति गुस्सा, कुछ लोग बहुत गुस्से में हैं, कुछ लोग उदासीन हैं, लेकिन कोई ऐसा शायद ही इक्का दुक्का मिलता है जिसको इस सरकार से बहुत भरोसा है या उत्साह है कि देखिए इस सरकार में अब आगे क्या होता है। ज्यादातर लोगों ने मान लिया है कि इस सरकार से तो कुछ होने वाला नहीं है। ये मेरी अभी तक की समझ है। अब आपके जो सवाल है वो आप सवाल कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। प्रधान जी, एक सवाल ये है जी, आप बिहार की राजनीति में कदम रखे हैं, आने वाला समय जो है लोकसभा का चुनाव है पहले, तो क्या सबसे पहले तो इसमें कोई भूमिका होगी आपकी? दूसरा ये कि मेरा ये कहना है कि आने वाले वर्ष में आपकी बिहार की राजनीति में कदम रखे हैं, लेकिन आने वाला वर्ष जो है 2024 में वो लोकसभा चुनाव है, तो उसमें आपकी कोई भूमिका होगी? पहला। दूसरा है कि जो अभी वर्तमान में राजनीति है वो गठबंधन को लेकर के है, तो क्या ऐसा कहीं दिख रहा है आपका कि किसी के साथ आप अलायंस भी कर सकते हैं बिहार की राजनीति में? पहली बात आप ये समझिए कि जब मैंने पदयात्रा शुरू की उसी दिन ये बताया है कि दल तभी बनेगा जब मैं करीब करीब पूरा बिहार पैदल चल लूंगा। तो लोकसभा से पहले तो अभी हम आधा बिहार ही कर पाए हैं, 2-4-5 जिला और कर लेंगे। लोकसभा से पहले जन सुराज दल बनने की संभावना तो मैं नहीं देखता हूँ, लेकिन अगर लोग ये चाहते हैं कि वो चुनाव लड़े, जो लोग जन सुराज परिवार से इस परिकल्पना सोच से जुड़ रहे हैं, और अगर वो तय करते हैं कि चुनाव लड़ा जाए तो उन जगहों पर चुनाव लड़ सकते हैं। लेकिन जो चुनाव लड़ेगा वो निर्दलीय के तौर पर लड़ेगा। जन सुराज परिवार या हमारी सोच या हम लोग के पास जो भी व्यवस्था है उसकी मदद करेंगे, लेकिन ये निर्णय विशुद्ध तौर पर उन लोगों का है जो जन सुराज से जुड़े हुए हैं। अगर लोकसभा के स्तर पर, जिले के स्तर पर वो निर्णय लेते हैं कि हम लोग को चुनाव लड़ना है, हम लोग के पास योग्य कोई प्रत्याशी है, तो वो चुनाव निर्दलीय के तौर पर लड़ सकता है। इसका एक उदाहरण आपने देखा होगा, पहले 5 जिलों में जब हम लोग पैदल चल लिए तो वहां पर एक उपचुनाव हुआ, कई उपचुनाव हुए, लेकिन उसमें एक शिक्षा के एमएलसी का भी चुनाव हुआ। तो लोगों का ऐसा मानना था कि चूंकि हम लोग शिक्षा पर इतनी बात कर रहे हैं तो शिक्षकों के एमएलसी के चुनाव को हम लोग को लड़ना चाहिए। तो उन 5 जिले के जन सुराज के साथियों ने मिलकर यह तय किया और अपने में से अफाक अहमद जी को चुनकर प्रत्याशी बनाया गया। वो लड़े निर्दलीय के तौर पर, लेकिन चुनाव जीते, अभी एमएलसी भी हैं। तो लोकसभा में ये संभव है कि जन सुराज के जो साथी जिन जिलों में हम लोग पदयात्रा कर चुके या जहां पर वो संगठन बन गया है, वहां पर अगर वो तय करते हैं कि चुनाव लड़ना है, उनके पास उनकी नजर में कोई योग्य उम्मीदवार होगा तो उम्मीदवार निर्दलीय के तौर पर लड़ सकता है। जन सुराज दल के तहत कोई चुनाव लड़ने की अभी संभावना नहीं है। दल तभी बनेगा जब मैं पूरे बिहार की या ज्यादातर बिहार की पदयात्रा पूरी कर लूंगा। दूसरा आपने कहा गठबंधन की, तो कोई संभावना नहीं है, इसको लिख लीजिए बिल्कुल बोल्ड शब्द में। ये जन सुराज की जो पूरी परिकल्पना है, इसमें कोई गठबंधन की संभावना किसी तरह की, किसी दल, किसी व्यक्ति से है ही नहीं।
ये नई व्यवस्था बनाने की बात है। ये एमएलए जीतने का, एमपी जीतने का, चुनाव लड़ने का अभियान नहीं है। बिहार में व्यवस्था परिवर्तन के लिए इतना बड़ा संघर्ष हमने शुरू किया है। हमको 10, 20, 50 एमएलए जिताने में कोई दिलचस्पी नहीं है। एमएलए जिताने में भी दिलचस्पी नहीं है। हमारी दिलचस्पी है कि बिहार को जीता जाए, लेकिन बिहार को सही लोगों के साथ जीता जाए। उनके पास सही लोग जीते और उनके पास योजना हो, तभी बिहार सुधरेगा। और जो हमारी अपनी समझ है कि जो अभी तक हमने देखा है 16 महीनों में, अभी तक जो मुझे दिख रहा है, जब ये दल बनेगा तो बिहार की जनता तैयार है। या तो वो इस दल को अर्श पे बैठाएगी या फर्श पे रखेगी। या तो जन स्वराज को 0 सीट आएगा या इतना सीट आएगा कि आप उसको गिन नहीं पाइएगा। तो इसलिए गठबंधन की कोई जरूरत भी नहीं है। ये संभव है कि सारे प्रयास के बावजूद जनता इससे इत्तेफाक न रखे, लेकिन अगर इत्तेफाक रखेगी तो ये मॉडल ही ऐसा है कि इसमें या तो आप पूरा ही आपका है या नहीं तो कुछ भी आपका नहीं है। लेकिन आपने सर एक अगला सवाल से जो है, आपने एक इंटरव्यू में बताया है कि आपकी विचारधारा जो कांग्रेस से मिलती जुलती मेल खाती है, तो क्या ये इंडिकेट है कांग्रेस के लिए आप खुला रास्ता? बिल्कुल। आप देखिए, जो मैंने कहा है उसको फिर से दोहरा देता हूँ। उन्होंने पूछा आपकी विचारधारा क्या है, तो मैंने कहा कि मेरी विचारधारा, हम गांधी को लेकर चल रहे हैं और हर दिन अपने भाषणों में भी कहते हैं कि पूरा ये जो जन सुराज है, ये आजादी से पहले, आज की कांग्रेस नहीं, आजादी से पहले जो कांग्रेस की व्यवस्था थी, उस व्यवस्था को पुनर्जीवित करने का प्रयास है। जहां दल जो है वो किसी व्यक्ति विशेष का न हो, किसी जाति का न हो, किसी परिवार का न हो। आजादी से पहले जो कांग्रेस थी वो किसी परिवार की पार्टी नहीं थी, वो किसी जाति विशेष की पार्टी नहीं थी, वो उन सब की का दल था जो बिहार, जो राज्य, जो देश को आजाद करना चाहते थे। तो जन सुराज उस सोच से प्रेरित है। बिहार में वो दल बने, हर वो व्यक्ति जो बिहार के पिछड़ापन से, गरीबी से, बदहाली से परेशान है, वो इसमें जुड़े और जुड़कर बिहार में परिवर्तन के लिए प्रयास करें। हम वो विकल्प बना रहे हैं और विचारधारा के आधार पर निश्चित तौर पर अगर आप महात्मा गांधी को लेकर चले हैं, तो मैंने ये कहा कि कांग्रेस जिस विचारधारा को रिप्रेजेंट करने का दावा करती है, मेरी विचारधारा वही है। वो कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं, उनका मामला है। हम कांग्रेस में नहीं हैं। हमारी विचारधारा वो है जो महात्मा गांधी की विचारधारा कांग्रेस में थी, उसी विचारधारा को लेकर चल रहे हैं। और उसी को आप कह रहे हैं कि कांग्रेस के लिए दरवाजा नहीं खोल रहे हैं। वो विचारधारा ही हम कह रहे हैं कि हमारी वही विचारधारा है। महात्मा गांधी की जो विचारधारा थी, उसी विचारधारा से प्रेरित होकर इस व्यवस्था को बनाने का प्रयास है। और उसी विचारधारा को कांग्रेस या उनके साथी दल उस विचारधारा का प्रतिनिधित्व होने का दावा करते हैं। उस नजरिए से आप कह सकते हैं कि मेरी विचारधारा उनसे मिलती जुलती हो सकती है या उनके करीब हो सकती है। नहीं, राहुल गांधी तो बहुत बड़े नेता हैं, उनको हमारे कहने की और सुझाव की क्या जरूरत है। वो पहले भारत जोड़ो यात्रा उन्होंने किया है और शायद अभी बस से पद यात्रा तो नहीं करेंगे, जो अभी कल हम लोगों ने मीडिया में पढ़ा, शायद अब वो बस से या गाड़ी से पूरब से पश्चिम एक यात्रा कर रहे हैं। तो मुझे मेरी ओर से उनको शुभकामना है, मैं उसमें क्या कह सकता हूँ। अभी आप चुनाव में लड़ेंगे, मैंने ये नहीं कहा। जो लोग ही लड़ेंगे, मैंने देखिए बात की, आप लोग बात को इधर से उधर घुमा देते। मैंने कहा कि जब जन सुराज दल लोकसभा से पहले है नहीं, तो जन सुराज दल तो चुनाव लड़ नहीं सकता है। लेकिन जन सुराज से हर जिले में जहां पदयात्रा हुई है, ये संख्या आपको बता दूं, करीब 55 से 60 हजार लोग इस परिकल्पना से जुड़कर इस दल को बनाने वाला बनना चाहते हैं। तो हमने उनको ये कहा है कि अगर आप जन सुराज से जुड़े हैं, आप 60,000 लोग बैठ के निर्णय लीजिए कि दरभंगा में चुनाव लड़ना है कि नहीं लड़ना है। अगर वो निर्णय लेंगे और उनके पास इस विचारधारा के मानदंडों के हिसाब से कोई चेहरा मिल जाए उम्मीदवार के तौर पर, तो उसको हर हालत में पूरी मजबूती से निर्दलीय के तौर पर लड़ाया जाएगा। लेकिन अगर किसी कारण से आपको चुनाव नहीं हो पाता, हमारे जिला की बात है, दरभंगा लोकसभा में नहीं हो पाता, तो नहीं लड़ेंगे, कोई हड़बड़ी नहीं। लेकिन जो आपके साथ जुड़े हुए लोग हैं, हाँ, उनको आप क्या कहेंगे? तीन पार्टी को कोई दिक्कत कुछ नहीं कहेंगे। अपने वो आपको आइडियल मान चुके हैं। अपने विवेक के अनुसार
आप जहां भी चाहें आप वहां वोट कर सकते हैं। मान लीजिए कि आप कांग्रेस की विचारधारा में यकीन रखते हैं और कांग्रेस वहां चुनाव नहीं लड़ती है। कई ऐसी जगह है जहां कांग्रेस के विचारधारा में यकीन रखने वाले लोग हैं, लेकिन कांग्रेस पार्टी वहां भी चुनाव नहीं लड़ती है। कई ऐसे जगह है जहां बीजेपी के विचारधारा के मानने वाले लोग हैं, लेकिन भाजपा वहां चुनाव नहीं लड़ती है। तो क्या करते हैं, अपनी समझ से जो उपलब्ध ऑप्शन है उसमें से आप चुनाव करके उसको जिसको वोट देना दीजिए। किस पार्टी से मिलती है? अभी तो आपको बताया भैया, किसी पार्टी से मिल, हमारी विचारधारा, मेरा अपना मत यह है कि जो आजादी से पहले महात्मा गांधी की कांग्रेस थी, हम उसी से प्रेरित होकर जनसुराज हमने शुरू किया है। विचारधारा जो गांधी की विचारधारा थी वही विचारधारा जनसुराज की विचारधारा है, या उसको बनाने का आज के संदर्भ में उसी के करीब रहने का प्रयास है। सर, अभी आपने कहा कि लालू के डर से बीजेपी को वोट दिया था, बीजेपी के डर से लालू को। 2005 से लेकर आज तक नीतीश जी को किसके डर से वोट मिला? नीतीश जी को दो वजहों से वोट मिला है। पहली बात, जो नीतीश कुमार को वोट देता है उसका मेन वोट वही है जो लालू जी के खिलाफ वोट देता है। और दूसरा, 2005 से 2010-12 तक उनकी जो सरकार यहाँ चली उसमें कुछ काम होता, सुधार होता लोगों को दिखा, तो वो सुधारवादी लोग भी उनको वोट दिया उन लोगों ने। लेकिन 2014 के बाद से नीतीश जी के राज में सुशासन का वो चीज देखने को नहीं मिला। इसीलिए आप देख रहे हैं कि किसी 2010 में 206 सीट जीतने वाले नीतीश कुमार एनडीए 2020 में जब चुनाव हुआ तो उनको 125 सीट भी जीतने में मुश्किल आई। तो सिर्फ जाति के आधार पर वोट नहीं है। अगर सिर्फ जाति के आधार पर वोट होता तो जो एनडीए चुनाव लड़ी थी 2010 में वही एनडीए चुनाव लड़ी 2020 में, तो फिर उनका 206 से घट के 120 कैसे हो गया? यही बात तो हम आपको बता रहे हैं। लेकिन नीतीश कुमार की जो पूरी राजनीति है, जो उनका वोटर है, वो लालू विरोध पर, लालू जी के जंगल राज के विरोध पर ही खड़ी रही है। उसमें एडिशन जैसे जैसे वो आगे बढ़े तो कुछ और लोग जुड़े होंगे, लेकिन मूल वोट जो उनका है वो लालू विरोध का वोट है। जो लालू से डरता है या लालू जी को नहीं चाहता है वो नीतीश जी को वोट पहले करता रहा है। राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक होने जा रही है जी, जदयू की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक होने जा रही है और संभावना जताई जा रही है कि नीतीश कुमार फिर से पलटी मार सकते हैं। इस पर क्या प्रतिक्रिया आपने? देखिए, नीतीश कुमार के राजनीतिक जीवन का ये अंतिम दौर चल रहा है, राजनीतिक पारी का ये अंतिम दौर चल रहा है। नीतीश कुमार को खुद नहीं मालूम है कि वो कहां हैं और कहां रहेंगे। इतना मैं जरूर कह सकता हूं कि लोकसभा से पहले अब उनके पास कोई विकल्प नहीं है। उनको चुनाव तो महागठबंधन में ही लड़ना पड़ेगा। इसलिए नहीं कि वो पलटी मारना नहीं चाहते हैं, इसलिए कि अगर पलटी मारेंगे भी तो कोई लेने वाला भी तो होना चाहिए। अब आज के तारीख में उनको कोई लेने वाला भी नहीं बचा है। नीतीश कुमार राजनेता के तौर पर और जदयू दल के तौर पर अब बहुत बड़ा बोझ हो गया है। जो उसको उठाने का कोशिश करेगा वो भी उस बोझ के तहत नीचे दब के मर जाएगा। जहां तक आपने कहा राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बात, तो नीतीश कुमार का अपना तरीका है। वो ताश के पत्तों के तरह नेताओं को अपने पार्टी में ऊपर नीचे करते रहते हैं। और यही वजह है कि 18 साल से मुख्यमंत्री रहने के बावजूद उन्होंने अपनी पार्टी में कभी कोई एस्टेब्लिश्ड ऑर्गेनाइजेशन या कोई सेकेंड लाइन लीडरशिप बनाया ही नहीं। किसी को लाते हैं, उससे काम निकाला। मान लीजिए 14 में हम पर उन्होंने दाव लगाया, हमको लेकर आए, घोषणा कर दिया कि यही हमारे उत्तराधिकारी हैं, यही आगे रहेंगे। 14 में चुनाव जीत गए, उसके बाद सोचते अच्छा प्रशांत किशोर कहीं बड़ा ना हो जाए तो इसको हटा के अब दूसरे को बढ़ाओ। इस चीज का मलाल है सर आपको? बिल्कुल मलाल नहीं है। आप हमको नहीं जानते हैं। हम जीवन में वो लोग नहीं हैं जो किसी निर्णय पर मलाल करें। हमारे माता पिता और हमारे गुरुओं ने सिखाया है कि जीवन में जो आप काम करते हैं उसके अगर उसमें आपको कुछ गलती हो जाए तो उससे दो रास्ते आपके पास है। एक, आप अपने निर्णय और अनुभव के आधार पर सीख सकते हैं, सीख कर आगे जीवन में गलती न करें ये कर सकते हैं, या उसका मलाल कर सकते हैं। हम मलाल करने वाले लोग नहीं हैं। एक बार नीतीश कुमार ने अगर धोखा किया, उसके बाद नीतीश कुमार चाहे 20 बार हमारे पास आ गए, कितनी बार बात कर ली, कितने संदेश भेजवा दिए, हमने कह दिया कि अब फिर सियार सर्कुल के नीचे नहीं जाएंगे। हमको चाहे 1 बरस लगे कि 10 बरस लगे, अब नीतीश कुमार के साथ जाने का कोई सवाल नहीं है। नीतीश कुमार जब महागठबंधन बनाए, इस बार आपको पता चला जब बनाए तब,
हमको वो आकर मार्च में 6 महीना पहले आकर सबसे पहले हम ही से सलाह किया कि भाई हम महागठबंधन बनाना चाहते हैं, आप इधर आ जाइए, आप तो भाजपा के खिलाफ हमारी मदद करना चाहते थे। उस समय भी हमने कहा कि हम नहीं मिलेंगे, हम नहीं आ सकते हैं, आपको जो करना है वो कीजिए, हम अपनी नई व्यवस्था ही बनाना चाहते हैं। अरे प्रशांत किशोर जी, मेरा एक सवाल है जी कि आपने अभी अपने ही माना इस बात को कि बिहार में जातीय के आधार पे लोग वोट देते हैं। जाति भी एक आधार है। जाति भी आधार जी। है। कुछ लोग भाजपा के विरोध में आरजेडी को वोट देते हैं जी। कुछ लोग आरजेडी के। क्या लगता है जिस तरह से आप घूम रहे हैं, बहुत राह आसान है आपके लिए बिहार में जिस विजन को लेके आप चले हैं? मेरे भाई ऐसा है, हम आसान राह वाले लोग नहीं। 2010-11 में हम अगर दरभंगा में आकर आपको ये बताते कि मैं कोई चुनाव प्रबंधन रणनीतिकार के तौर पर काम शुरू कर रहा हूं, जिसमें देश भर के दल और नेता हमसे आकर सलाह, हम जैसे लोगों से आकर सलाह लेंगे और अपना चुनाव लड़ेंगे और चुनाव हराया जिताया जा सकता है, तो पत्रकार के नाते या नागरिक होने के नाते आप क्या करते हैं? हंसते या फिर कहते अच्छा करके देखिए, इससे तो कुछ हो नहीं सकता है। जो पहले से नेता है वो आपसे सलाह क्यों लेगा? लेकिन 10 वर्ष में उस चीज को हमने प्रमाणिक तौर पे करके दिखाया। मान लीजिए कि हमने भाजपा की मदद की, वो जीते। कुछ लोगों ने माना हाँ भाई इनमें दम है, कुछ लोगों ने कहा भाई इनका क्या था, तो मोदी जी का दम था। फिर जब 2015 में भाजपा को यहाँ हरा दिया तो कुछ और लोगों ने माना कि नहीं भाई कुछ तो ये लड़का जरूर जानता है। लेकिन कई लोगों ने कहा भाई इसमें इनका क्या हो, तो लालू नीतीश का करिश्मा था। फिर जाके पंजाब जीते तो लोगों ने कहा ना भाई कुछ तो जरूर जानता होगा, तभी पंजाब भी जीत गया। तेलंगाना जीते, आंध्रा जीते, तमिलनाडु जीते, महाराष्ट्र जीते, दिल्ली जीते, वेस्ट बंगाल जीते, तब ना लोग मान रहे हैं कि भैया इनको चुनाव लड़ाने आता है। एक दिन में तो आप माने नहीं है। तो वैसे ही अगर आज हम चल रहे हैं तो स्वाभाविक तौर पर लोगों को यही लगेगा कि बड़ा कठिन है, और कठिन है इसीलिए हमको करना है। लेकिन अगर आप उसको 2 बरस, 3 बरस, 4 बरस, 5 बरस ईमानदारी से मेहनत से करेंगे तो निश्चित तौर पर इसको किया जा सकता है। हम उनमें से नहीं है जो आकर कहीं लड़ाई में घुस गया। अगर हम यहाँ लड़ने आए हैं तो आप ये मान कर चलिए कि जितनी भी राजनीतिक समझ रखने वाले यहाँ लोग हैं, थोड़ी बहुत समझ हमको भी है। आप ये मान कर चलिए कि इसके जीतने का पूरा खाका हम बनाकर आए होंगे। हम उनमें से नहीं है जो आ गया घूमने लगे। इतना तो आप भी जान रहे हैं। हमको इतना हमको आप होशियार नहीं मानिए, लेकिन बेवकूफ तो बहुत कम लोग कहेगा कि प्रधान सर बेवकूफ है। अगर बेवकूफ कहे भी तो कोई दिक्कत नहीं है। हमें इस बात की समझ है कि बिहार में ये कितनी बड़ी चुनौती है, लेकिन हमें इस बात की भी समझ है कि बड़ी चुनौती है, लेकिन फिर भी इसको किया जा सकता है, इसीलिए कर रहे हैं। अगर आपको कठिन काम करना, इसीलिए तो इतना कठिन प्रयास कर रहे हैं। जितना आप कह रहे हैं कि कोई नहीं कर पाया, तो किसी ने पिछले 75 साल में बिहार में इस तरह का प्रयास भी नहीं किया है, किसी ने अपनी इतनी मेहनत भी नहीं की है। तो हमको मालूम है कि कठिन काम है, इसलिए ज्यादा मेहनत करना पड़ेगा। आप विकल्प की बात करते हैं सर। उम्मीद की जाए जो आपकी यात्रा समाप्त होगी और जो समस्याएं आप देख रहे हैं 15.5 महीने में जो आपने देखा और आगे भी जो देखेंगे उसका समाधान कब तक? देखिए, मैंने अपने यात्रा के लिए अन्य पदयात्रियों के मुकाबले या दूसरे यात्राओं के मुकाबले मैंने कोई दिन और समय किलोमीटर निश्चित नहीं किया है। मेरा संकल्प है कि मुझे पूरा बिहार करना है। करने में 1 बरस लगे या 3 बरस लगे, हम उसको ईमानदारी से कर रहे हैं। हम 15 महीना 16 महीना हो गया हम यहीं पर हैं, अभी 12 जिला किए। हमको कोई घबराहट नहीं। हम दरभंगा आए 25 दिन का कार्यक्रम बनाकर, यहाँ हमको 35 दिन लग रहा है। क्यों? कई बार लोग चाहते हैं कि आप ये गांव भी घूम लीजिए, वो गांव भी घूम लीजिए। सिर्फ पदयात्रा ही नहीं है, पदयात्रा के साथ मुझे दरभंगा से निकलने से पहले उन लोगों को चिन्हित भी करना है जो इस परिकल्पना को, इस संगठन को यहाँ बनाएंगे, चलाएंगे। हमको दरभंगा के हर पंचायत का योजना भी बनाकर निकलना है। तो हम ये दावा नहीं कर सकते कि ये कब खत्म होगा, लेकिन अभी तक का जो अनुभव है उसके हिसाब से आप मान कर चलिए कि 1.5 साल और अभी कम से कम लगेगा, और मुझे कोई जल्दी नहीं है। उसके नहीं, समाधान तो भाई, समाधान का रास्ता तो बनाते जा रहे हैं। समाधान तो तभी होगा जब लोग अपनी समस्याओं पर वोट करेंगे। समाधान तब होगा जब सही लोग चुन कर आएंगे। समाधान तब होगा जब इन समस्याओं के निवारण का रास्ता, योजना, विजन बनाया जाए। तो तीनों चीज पे लगे हुए हैं।
जब इसको पूरा करेंगे तो आपको सफलता दिखती मिलेगी। प्रशांत जी एक सवाल मेरा है। आपने जो क्राइम को लेकर, बिहार में बढ़ते क्राइम को लेकर एनसीबी के डाटा पे बात की है, तो मेरा एक मन है कि पहले प्रीवियस ईयर में जब क्राइम का ग्राफ बहुत था, अब जो है चूंकि पहले केसेस दर्ज नहीं होती थी, सोशल मीडिया इतना एक्टिव नहीं था, लोगों के संज्ञान में बातें नहीं आती थी, और अब एक छोटी सी भी घटना घटती है तो वो केस रजिस्टर्ड होता है। सर केस अब रजिस्टर्ड होता है तो ऑब्वियसली क्राइम का डाटा जब ये केस रजिस्टर्ड होगा तो एनसीबी के पोर्टल पे जब वो चढ़ेगा तो ग्राफ तो दिखेगा कि नहीं। मेरे भाई आपका भ्रम है, हम आपको क्लेरिफाई कर रहे हैं। सर आपका कहना ये ठीक है कि जब लालू जी का राज था तब एफआईआर होता ही नहीं था, थाना में तो क्राइम दिखेगा कैसे? लेकिन आपने ध्यान नहीं दिया, मैंने डेटा कंपेयर किया 21 का 22 से, तो 21 में तो क्राइम रजिस्टर हो रहा था जी, तो 22 में भी क्राइम रजिस्टर हो रहा है, तो क्राइम रजिस्टर होने की वजह से ऐसा हो जाए ऐसी बात तो है नहीं। जो व्यवस्था से क्राइम रजिस्टर करने की व्यवस्था 21 में थी वही आज 22 में भी है, उसमें 24% की बढ़ोतरी हुई है। ऐसा नहीं हुआ है कि 2022 में बिहार सरकार ने क्राइम के प्रति ज्यादा सेंसिटिविटी दिखाते हुए नए थाने सेट कर दिए या एफआईआर की प्रक्रिया को आसान कर दिया, ऐसा कुछ नहीं हुआ है। प्रक्रिया जो 21 में थी वही 22 में। अगर हम 2005 से कंपेयर करें तो अब आपका बात ठीक है। हम तो 21 को 22 को 21 से कंपेयर कर रहे हैं, और उसमें क्राइम रजिस्टर करने की जो व्यवस्था है उसमें कोई आमूलचूल परिवर्तन नहीं लाया गया है। तो ये कंपेरेबल डेटा है, और 24% एफआईआर ज्यादा हुए हैं, ज्यादा कॉग्निटिबल क्राइम हुए हैं, ये डेटा दिखा रहा है। और सिर्फ दिखाने की बात नहीं है, सिर्फ आंकड़ों की बात नहीं है। हम लोग जब पैदल चल रहे हैं, और आप लोग भी समाज में रहते हैं, मैंने आपको क्या कहा पूरी बात सुनिए। जब शुरुआती महीनों में मैं चल रहा था तो लोग बताते थे कि भैया देखिए अब आजकल फिर क्राइम बढ़ेगा शायद। फरवरी के बाद, मतलब महागठबंधन सरकार बनने के 5-6 महीने के बाद से लोग आकर कह रहे भैया देखिए क्राइम बढ़ गया है। तो मैं जो लोगों से सुन रहा हूँ वो भी डेटा में कहीं न कहीं, क्योंकि अभी जो हम चल रहे हैं डेटा तो उससे पहले का है, इस बार डेटा उससे भी बढ़कर आएगा। सर मेरा सवाल है कि आप विकल्प की बात करते हैं, तो बिहार जो है 1975 से ही विकल्प की तलाश में रहा है, और जितने क्षेत्रीय छत्रप हैं उसी विकल्प की उपज है, और इन सारे लोगों ने बिहार को छला और ठगा है। तो आप जन स्वराज जो है एक विकल्प के रूप में देखा जा रहा है, इसकी क्या गारंटी है कि पिछले लोगों की तरह जन स्वराज बिहार के लोगों? मेरे भाई हमारे हर भाषण को सुन लीजिए, हम हर भाषण में पहले कहते हैं कि आप बिल्कुल प्रशांत किशोर पर भरोसा मत कीजिए, आप अपने आप पर भरोसा कीजिए। प्रशांत किशोर अगर जन स्वराज बनाते, हम इसके नेता होते, हम आपको कहते कि हम आपका ठीक कर देंगे तो हम न धोखा देते। हम तो आप हमारी भाषणों में जाकर सुन लीजिए, हम ये कह रहे हैं कि कोई प्रशांत किशोर 10 प्रशांत किशोर आ जाएगा तब भी आपका जीवन नहीं सुधरेगा। आपको अपने आप में, अपने वोटिंग बिहेवियर में सुधार करना है, और दल अगर बनाना है तो सबको मिलकर बनाना होगा ताकि कोई किसी को न ठगे। अगर बिहार के 10 लाख लोग मिलकर दल बना रहे हैं तो सब लोग तो एक दिन में नहीं परिवर्तित हो जाएगा। प्रशांत किशोर तो ठग सकते हैं। आपने कहा पहले हुआ है, पहले किसने यहाँ बिहार में सबसे संवाद करके मिलके इतनी बड़ी पदयात्रा करके किसने दल बनाया? यहाँ दल तो आधा मिनट में बनता है। जो दल बनाया वो कहा कि हम इसके नेता रहेंगे और हमारे बाद हमारे बेटा रहेंगे। दल तो यहाँ ऐसे ही बनता है। बिहार के लोगों से बातचीत करके कोई दल बना हो, आप हमको बता दीजिए, हम मान लेंगे कि भाई हमारी गलती। प्रशांत जी मेरा दो सवाल है। कुछ लोगों का कहना है प्रशांत किशोर पूरी तरह बिजनेसमैन है, उनका कोई आइडियोलॉजी नहीं है। कभी ममता जी के साथ उनका होता है, तो कभी बीजेपी के साथ, फिर महागठबंधन के साथ। किसी न किसी व्यक्ति का तो एक आइडियोलॉजी होना ही चाहिए। एक बिजनेसमैन का कोई आइडियोलॉजी नहीं हो सकता। तो जनता कह रही है कि प्रशांत किशोर, पप्पू यादव, विकास वैभव और प्रशांत किशोर इस तरह एक टीम बनाकर काम कर रहे हैं जो कहीं न कहीं महागठबंधन या फिर बीजेपी से समझौता करने की बात करेंगे। देखिए मेरे भाई, ऐसा है कि हमारा काम ही हमारी पहचान है।
हम किसी मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री के लड़के नहीं हैं, और आप क्या करते हैं हमको मालूम नहीं है, लेकिन जो बिजनेस करता है उसकी कोई आइडियोलॉजी नहीं है। ये आपकी समझ है, ये समाज की समझ नहीं है, और इसमें सच्चाई भी नहीं है। मान लीजिए एक बार को आपकी बात मान लेते हैं कि हम बिजनेस करते थे, हम बिजनेस करते थे ना, चोरी नहीं न करते थे, किसी का लूटे नहीं न है, कहीं भ्रष्टाचार नहीं न किए हैं। अपने दिमाग से, अपने हुनर से, अपनी मेहनत से हमने बिहार का, जहां आप जाकर मजदूरी करते हैं, उन राज्यों में जाकर हमने बिहार का झंडा गाड़ा है, वहां बिहार का झंडा बुलंद किया है। आप बहुत आइडियोलॉजी वाले हैं, आप बहुत आइडियोलॉजी वाले हैं, तो आपके बच्चे जाकर वहां ठेला पर सब्जी बेच रहे हैं। हमारी आइडियोलॉजी नहीं है, तो उन्हीं राज्यों में जाकर हम वहां के राजा को बनाते हैं। तो आपको तय करना है कि आपको किसके साथ रहना है, और मेरी आइडियोलॉजी क्या है, इसको समाज को जांचने दीजिए। स्वाभाविक है बहुत लोगों को अच्छा नहीं लगेगा, तो न लगे उससे क्या दिक्कत है। जब देश आजाद हुआ, प्रशांत किशोर तो बहुत छोटे आदमी है, जब देश आजाद हुआ जिस दिन 15 अगस्त 1947 को, उस दिन भी इसी देश के हजारों ऐसे लोग होंगे जो अंग्रेजों से सैलरी लेकर उनके साथ काम कर रहे थे। उनको तो महात्मा गांधी पर भरोसा नहीं था, उनको देश की आजादी पर भरोसा नहीं था। तो ये तो समाज है। कभी 100% लोग तो आपसे, समाज में 100% लोग तो आपकी बात से सहमत नहीं होंगे। हम अपना काम कर रहे हैं, लोग सहमत हो न हो ये उनकी पीड़ा है, उनकी समझ है, हमें उसकी ज्यादा चिंता नहीं है। आप ज्यादा व्यथित न हो, हमको इतनी समझ है कि कितना लोग समझ रख रहे हैं, नहीं रख रहे हैं। अगर समझ नहीं रख रहे हैं और हर आदमी हमको गलत ही कह रहा है, तो आखिर सुबह से शाम तक 2 बजे रात तक हमसे मिलने आ कौन रहा है? ये भी आप पत्रकार होने के नाते आपको पूछना चाहिए। देखिए, उनका ये कहना था कि जैसे अलग अलग स्टेट में आपकी अलग अलग, अरे भाई हमने 10 बरस काम किया है, हमने आपको गिनवाया, वही काम हमारी पहचान है, तभी ना आप यहाँ बैठे हुए हैं। यहाँ 15 महीना नहीं 15 साल पैदल चल के आएगा तो कोई पत्रकार आएगा सुनने? आप भी इसीलिए आए हैं कि आपको मालूम है कि ये प्रशांत किशोर है, अगर ये प्रयास कर रहा है तो यहाँ ठोक कर जाएंगे सबको, चिंता मत कीजिए। चुनावी नमस्कार अपने आप को कहते हैं, जितने जगह आपने बिहार में भ्रमण किया अभी तक, तो क्या 2024 का चुनाव जो होने वाला है उसमें दलों पे प्रभाव पड़ेगा? कितने जगह हम जब चुनाव ही नहीं लड़ रहे तो आप नहीं लड़ रहे हैं? आप सुन लीजिए बात, 2025 का चुनाव होने दीजिए, उसके बाद आप हमको खोजिएगा मिलने के लिए कि प्रभाव क्या पड़ा नहीं पड़ा। हमारा जो ट्रैक रिकॉर्ड है, लोग हमको जब चुनाव का परिणाम आता है तब खोजते हैं कि कौन है। जब तक चुनाव का परिणाम नहीं आता है तो सब आदमी यही कहता है कौन है प्रशांत किशोर, तो बिजनेसमैन है, ये तो NGO चलाता है, ये तो लैपटॉप चलाता है। और जब परिणाम आता है तो कहता अच्छा यही है प्रशांत किशोर। तो यही बिहार में भी होगा 25 में। एक सवाल राशि है, जिसको भी आपको लगता है ना कि जो बहुत बड़ा राजनीति का समझ है, उसको भी प्राइवेट में जाकर पूछ लीजिएगा, जिसको दम हो बिहार में, जिसको भी दम है उसको खुली चुनौती दे रहे हो, खाली कह दे कि हमको भैया ये चुनाव हम लड़ेंगे प्रशांत किशोर के खिलाफ, पूरा बिहार में जिसको दम है कि हम आके सामने कहते हैं हम लड़ाते हैं, जरा जीत के दिखा दे, जिसको दम है। खुला चुनौती दे रहे हैं तीनों दल का। जो नेता बिहार का कोई क्षेत्र चुन ले और कहे कि भैया हमको यहाँ हरा कर दिखा दीजिए, उसको दिखा देंगे कि कैसे चुनाव लड़ा जाए। हमको किसी से सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है, हम यहाँ चुनाव लड़ने नहीं आए हैं, हम बिहार में अपना जीवन खपा रहे हैं इस राज्य को सुधारने के लिए। सुधरे न सुधरे वो समय बताएगा। चुनाव को लेकर हमको बिहार के टुटपुंजिया नेताओं से सर्टिफिकेट नहीं चाहिए। ये बिहार में जो लोग नेतागिरी करते हैं, इनके जो आका है उनकी जब गाड़ी फंसती है तो हमसे सलाह लेने आते हैं। अब उनको अब हम बताएंगे चुनाव कैसे लड़ा जाए, ये हमको बताएंगे। पप्पू यादव जी ने आरोप लगाया है। चलिए छोड़िए, आगे बढ़िए। मेरा एक प्रश्न है, एक तरफ रामलला की मूर्ति का 22 तारीख को 22 तारीख को अयोध्या में मंदिर पर निर्माण है, दूसरी तरफ राहुल गांधी यात्रा निकाल रहे हैं। कई लोग ऐसे हैं नेता जो वहां जाने के लिए ऐसी स्थिति में प्रशांत किशोर जो भोटर के बहुत नजदीक होते हैं, साथ ही साथ हर चीज को जानते हैं, क्या कहेंगे? मंदिर निर्माण और एक तरफ यात्रा,
वोटर भी कंफ्यूज और नेता भी कर रहे हैं। ये कंफ्यूज आप लोग हैं। राम मंदिर का उद्घाटन चुनाव में बहुत बड़ा मुद्दा नहीं है। मैं आपको ये अपने अनुभव के आधार पर हम बता देता हूँ। चुनाव की जितनी समझ हमको थोड़ी बहुत है, कोई एक मुद्दा जिसको आपने पहले कड़ाही पर चलाकर गुड़ बना लिया है, अब वापस से उसको चढ़ाकर समाज को उस तरीके से आंदोलित नहीं किया जा सकता है। राम मंदिर के मुद्दे पर एक बार जब आडवाणी जी सोमनाथ से चले, तब एक बार उस मुद्दे पर वोट पड़ा। उसके बाद वो बहुत बड़ा मुद्दा है, लोगों के सबकॉन्शियस माइंड में है, चर्चा में है, प्रचार होगा, लेकिन वोट उस पर नहीं पड़ेगा। आप मोदी जी ने जब अपने पार्लियामेंटेरियन से, अपने सांसदों से मुलाकात की, तो मोदी जी ने भी खुद कहा कि खाली राम मंदिर के नाम पर चुनाव नहीं जीता जा सकता है, क्योंकि एक बार मंडल आया तो देश में बहुत आंदोलन हुआ, लेकिन जब 5 वर्ष के बाद मंडल लागू किया गया तो किसी को पता नहीं चला। आज जब रिजर्वेशन के लिए यहाँ बिल पास हुआ तो उस पर कोई रिएक्शन नहीं है। तो समाज की इतनी समझ रखिए, काठ की हांडी या अच्छी हांडी, आप एक ही चीज को बार बार नहीं चला सकते हैं। जन आंदोलन हुआ अन्ना के समय में लोकपाल को लेकर, आज आपको लगता है कि जन लोकपाल के नाम पर आंदोलन फिर से हो सकता है? उस समय हुआ, पूरा देश अन्ना के साथ जन लोकपाल के नाम पर खड़ा हुआ। आज अगर अन्ना भी आ जाए, जन लोकपाल फिर से लेके बैठ जाए, तो भी कोई नोटिस नहीं लेगा। तो राम मंदिर का उद्घाटन बहुत बड़ी घटना है, उसकी चर्चा होगी, बीजेपी उसका प्रचार प्रसार भी करेगी, उसका लाभ लेने का कोशिश भी करेगी, लेकिन वोट उस पर बहुत ज्यादा प्रभावित उसकी वजह से नहीं होगा। दूसरी वजह से लोग वोट भले दे दे, वो अलग बात है। राम मंदिर का निर्माण एक घटना बहुत बड़ी घटना है, उसका उद्घाटन बहुत बड़ी घटना है। सर, राम मंदिर का निर्माण नहीं, बात घुमाते बहुत है। राम मंदिर का उद्घाटन एक बड़ी घटना है, लेकिन उस घटना का वोट पर सीधा प्रभाव नहीं पड़ेगा। आप जाकर यहाँ पूछ लीजिए जो भाजपा को वोट दे रहा है कि वोट आप इसलिए दे रहे हैं कि 22 तारीख को उद्घाटन है, कि वोट आप इसलिए दे रहे हैं कि मोदी जी नेता है। तो ज्यादातर लोग कहेंगे कि हम वोट मोदी की वजह से दे रहे हैं। ये नहीं कहेगा कि 22 तारीख को उद्घाटन है इसलिए हम कम्युनिस्ट पार्टी के वोटर थे, क्योंकि 22 को उद्घाटन है तो भाजपा को देने लगेंगे। ऐसा लोग नहीं मिलेगा। मोदी को टक्कर देने वाला विपक्ष में कोई दिख रहा है चेहरा आपको? मेरे भाई एक चीज मैं आपको बता दूं, देश में विपक्ष कभी कमजोर नहीं होता, विपक्षी पार्टी कमजोर हो सकती है। जो मोदी जी महामानव बताए जा रहे हैं, इनको कोई नहीं हरा सकता है। 2000 आगे की बात छोड़ दीजिए, भविष्य की, 2019 में जब वो चुनाव लड़े, पूरी उनकी ताकत, उनका करिश्मा, संघ, आइडियोलॉजी, पुलवामा सब मिला दीजिए, तब भी जो 100 लोग वोट देने गए बूथ पर, उसमें 38 लोगों ने मोदी जी के भाजपा के पक्ष में वोट दिया, 62 लोगों ने नहीं दिया। तो 62 लोग ज्यादा है कि 38 ज्यादा है? तो इस देश में विपक्ष कभी कमजोर नहीं है। ये जरूर है कि विपक्ष का जो दल, विपक्ष की सेंटिमेंट को रिप्रेजेंट करने वाले जो दल है, वो कमजोर हो सकते हैं। इसलिए आप गांव देहात में घूमते हैं तो ऐसा नहीं है कि हर गांव में लोग जय जयकारा कर रहा है कि भैया भाजपा आ गई तो हमारा जीवन बदल गया, लेकिन फिर भी जाकर वो वोट इसलिए दे सकता है कि उसको लगता है कि राहुल गांधी के मुकाबले तो फिर भी ये ठीक है, या लालू यादव के मुकाबले फिर भी ठीक है, इसलिए लोग वोट देते हैं। चेहरा कोई नहीं है। हम कैलकुलेशन नहीं करते, हम कैलकुलेशन वही करते हैं जहाँ काम करते हैं। हम बंगाल में काम कर रहे थे, हमने बंगाल का कैलकुलेशन बताया नहीं। हम कुछ आइडिया वाले नेता नहीं, हम जो बोलेंगे बिहार के नजरिए से आपको बोल देते हैं। आप इसको हेडलाइन ले लीजिए। बिहार में लोकसभा चुनाव में जदयू को, इस बात को ध्यान रखिएगा, फिर महागठबंधन नहीं कह रहे हैं, जदयू को 5 सीट भी नहीं आएगा, और अगर आ जाए तो हमारी गर्दन पकड़ लीजिएगा। 5 सीट भी नहीं आएगा, और लोकसभा चुनाव के बाद जदयू एज ए राजनीतिक दल का विघटन शुरू हो जाएगा। हम उन बातों पर टिप्पणी नहीं करते हैं जिसका हमको सीधा अनुभव नहीं है।
बंगाल पर हमने टिप्पणी की क्योंकि बंगाल में हम काम कर रहे थे और ठोक कर कहा कि भाजपा को 100 विधायक नहीं आएगा, 77 आया, देश भर का लोग कह रहा था 200 आएगा। तो यहाँ बिहार के नजरिए से आपको कह देते हैं जदयू को 5 सीट नहीं आएगा, 1 आए 2 आए 5 पार हो जाए तो आप हमारा गर्दन पकड़ लीजिएगा, बिहार की जनता के सामने खड़ा होकर माफी मांग लेंगे। क्या? नहीं, अरे टूट और कुछ नहीं होता है। अभी नीतीश कुमार मुख्यमंत्री की कुर्सी पर हैं, टूट तो नीचे से अंदर पूरी हो गई है। अब चूंकि सत्ता में वो बैठे हुए हैं तो लोग उनके साथ चिपका हुआ है। लोकसभा तक इंतजार करेगा, लोकसभा का रिजल्ट आएगा, उसके बाद उस दल का विघटन शुरू हो जाएगा। क्या इससे फर्क पड़ता है कौन रहेगा कौन हटेगा? बिल्कुल सबको समर्थन दिया जा रहा है। जो पूरे प्रखंडों में जो लोग जनसुराज से जुड़े हुए हैं उसको जनसुराज से मदद की जा रही है। जो जनसुराज के साथ ही जुड़े हुए हैं वो अविश्वास प्रस्ताव भी लाएंगे और प्रखंड प्रमुख और जिला परिषद के चुनाव में जनसुराज की बड़ी भूमिका आपको दिखेगी। ये भी आपको बता देते हैं अभी 1 महीने में 50% से ज्यादा जहां पर पदयात्रा हो गई है वहां पर प्रखंड प्रमुख और जिला परिषद में जनसुराज के साथियों का कब्जा हो जाएगा। आप जिस जगह पर बैठे हैं अभी वार्ता कर रहे हैं, एम्स के लिए जगह चिन्हित किया गया था, फिर यहाँ से उठ के चला गया गड्ढे में। क्या लग रहा है दरभंगा में एम्स बनना संभव है? दरभंगा जब तक नीतीश कुमार है तब तक कुछ भी संभव नहीं है, क्योंकि नीतीश कुमार को ना एम्स बनाना है न बिहार के बारे में चिंता। नीतीश कुमार की जीवन में बस अब एक ही चिंता रह गई है कि कितने दिन तक अपने कुर्सी पर किसी तरह बैठे रहे। आप जिस दरभंगा एम्स की बात कर रहे हैं आज तू मैं हो रहा है। दरभंगा एम्स का जब निर्णय लिया गया उस समय नीतीश कुमार किसके साथ थे? भाजपा के साथ थे। तो 2020 से लेकर काहे बैठे रहे 2 बरस तक? तभी करा लेते। आज जब भाजपा के अलग हो गए हैं तो कह रहे हैं कि केंद्र वाला नहीं करने दे रहा है। कल फिर भाजपा में चले जाएंगे तो कहेंगे अरे छोड़िए ना, इस एम्स कोई मुद्दा है, हम तो DMCH को बोल दिया है, किसी को एम्स जैसा बना दिया गया। नीतीश जी का स्टांस ये था जब भाजपा के साथ थे और उस समय ये कमेटी आई थी और उसने निर्णय दिया कि ये जमीन ठीक नहीं है, तो नीतीश बाबू का उस समय बयान था कि अरे छोड़िए ना, जमीन नहीं है तो हम लोग DMCH को ही एम्स बना देंगे। आज जब भाजपा से अलग हट गए तो फिर जमीन का मुद्दा उठा रहे हैं। तो इनका तो अभी जितने दिन भाजपा के साथ थे उतना दिन कभी डर के मारे इतना भाजपा से डरते हैं कि डर के मारे एक दिन भी विशेष राज्य के दर्जा का बात नहीं किया इस आदमी ने। जैसे ही भाजपा छोड़ा तब कह रहा है कि विशेष राज्य के दर्जा के लिए पूरा संघर्ष किया जाएगा। आप 18 वर्ष से मुख्यमंत्री हैं, जब जब आप केंद्र में बैठी पार्टी के विरोध में होते हैं तो आपको विशेष राज्य का दर्जा याद आ जाता है। जैसे ही केंद्र में बैठा हुआ पार्टी आपके साथ जुड़ जाएगा तो आप उसको भूल जाइएगा। अरे बिहार की जनता इसको देख चुकी है, अभी 42 पर उतारा है ना, अगली बार इतना नीचे कर देगा कि कोई उनका नाम लेने वाला नहीं बचने वाला। चिंता मत कीजिए।